प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका पार्ट 1 हम लोग सीख चुके हैं। पार्ट 1 में अगर बात करें कि हम लोगों ने क्या सीखा था, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ये सीखा था, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी बीमा क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है ये भी सीखा था। प्लस में हम लोगों ने ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसकी परिभाषा सीखी थी। थोड़ा बहुत हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा के बारे में भी सीखे थे। इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि इन्होंने जो दो नियम दिया है, पहले नियम को न्यूमैन का नियम कहते हैं और दूसरे नियम को क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। इतना हम लोग सीख चुके हैं। इसके आगे की कहानी जो है आज हम लोग सीखेंगे। आगे की कहानी में जो हमको सीखना है, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या पढ़ा कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है, तो हम सीखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो आज की जो पहली हेडिंग हमारी होगी वो होगी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। कहने का मतलब ये है कि हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो इसके लिए अलग अलग तरीका है, अलग अलग प्रोसेस है। उन प्रोसेस को अपना करके हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पहला जो तरीका है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलकर। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बदलकर, यानी कि अगर हम किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या कर दें, बदल दें, तो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। ये हो गया पहला रीजन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सीखा यह है कि जो हमारा फाई बी होता है ये क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। अब जब b का मान बदलेगा, ध्यान से देखिएगा, जब b का मान बदलेगा तो फाई का मान भी बदल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हमको मिलेगी, दूसरी कंडीशन ये है, ध्यान से हमारी बातों को सुनते हुए चलिएगा। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर जब हम घुमाएंगे कैसे बदलेगा, थीटा का मान बदलेगा। मान लीजिए अभी 0 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया, या 90 डिग्री था घुमा दिए 0 डिग्री हो गया, तो कास थीटा का मान जैसे बदलेगा फाई बी का मान बदल जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी वाली देख लेते हैं भाई, इसमें क्या आएगी। यही तीन कंडीशन है जिसके द्वारा हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, क्षेत्रफल में परिवर्तन करके अब जैसे ही क्षेत्रफल बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए का मान जब बदलेगा तो फाई बी का मान बदल जाएगा। तो इसमें तीन क्वांटिटी थी, तीनों क्वांटिटियों को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन क्या क्या करके कर सकते हैं। तो आपको क्या बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बदल देंगे तब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। जो हमारी कुंडली है उसको क्षेत्र में हम घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होने की वजह से इसका जो परिमाण है वह चेंज हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल है उसको भी कम ज्यादा कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अभी हम लोगों ने केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला है। हमको अगर प्रेरित धारा निकालना है, प्रेरित आवेश निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो क्या होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल कामा प्रेरित धारा, प्रेरित
धारा तथा प्रेरित आवेश, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। ये इतनी चीजें हमें काउंट करनी है कि अगर हमारे पास में कोई कुंडली है तो उस कुंडली पर अगर मान लीजिए प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उसका परिमाण क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा होगी उसका परिमाण क्या होगा, और धारा के अकॉर्डिंग जो हमारा आवेश होगा उसका परिमाण क्या होगा। एक छोटी सी लाइन हम लोग लिखेंगे, छोटी सी लाइन लिखने के बाद में हम लोग इसका मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड कर पाएंगे। कैसे, हम लोग मान लेंगे कि माना कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हैं, कैपिटल N फेरे हैं तथा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा टी समय में, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी समय में डेल्टा फाई बी परिवर्तन होता है, डेल्टा फाई बी परिवर्तन होता है। तो फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार फैराडे का प्रथम नियम हमसे क्या कहता है, इस कंडीशन में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी होता है, लेकिन तार में फेरों की संख्या n दी हुई है, क्या हो जाएगा, माइनस n डेल्टा फाई बी अपान में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, माइनस में हो जाएगा n, डेल्टा फाई बी अपान में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। ये हमको मिल गया एक एक्सप्रेशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात क्या है भाई कि माइनस चिन्ह केवल यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है, जिससे यह उत्पन्न होता है। ठीक, माइनस चिन्ह केवल हमको ये दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी यह सदैव उस कण का विरोध करेगा जिससे यह उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें, अतः ईएमएफ शॉर्टकट में है विद्युत वाहक बल का शॉर्टकट क्या होगा, ईएमएफ का परिमाण। तो ईएमएफ का परिमाण हमको क्या मिल जाएगा, हमको अगर दिशा नहीं देखनी है केवल परिणाम लिखना है तो E इक्वल टू हो जाएगा n डेल्टा फाई बी अपान में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा।
ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हमको अब निकालना है प्रेरित धारा। क्या निकालना है? प्रेरित धारा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो, कैपिटल आर हो तो यहां से जो प्रेरित धारा निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी? प्रेरित धारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपान में क्या हो जाएगा? आर। ई अपान में आर हो जाएगा। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन अपान में आर डेल्टा फाइव बी अपान में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा फाइव बी अपान में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। तो ये हमको मिल गया प्रेरित धारा। क्या मिल गया? प्रेरित धारा मिल गया। ध्यान से सुनिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमको ये मिला कुंडली के लिए, प्रेरित धारा हमको ये मिला। लगे हाथों हम लोग प्रेरित आवेश भी फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखो जब हम लोग पढ़े तो बिल्कुल मन एकाग्रचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकाग्रचित होना चाहिए। जब तक आप एकाग्रचित होकर के नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप पढ़ने के बाद में जो थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, जो भी चीज आप पढ़ लिख रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जो भी हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एकाग्रचित होकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बाद में आप चाहे 10 बार रटोगे, आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर उसी समय आप कंसंट्रेट हो गए तो फिर वो चीजें आपको आ ही जानी है, फिर बाद में फालतू का बैठ करके रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपकी 30 से 35 मिनट या 40 मिनट की क्लास रहा करे, उसमें आप लोग अपना कंसंट्रेशन बचा के रखिए। कंसंट्रेट रहेंगे तो आपको पढ़ने में सहायता मिलेगी। चलिए भाई, हमको अब क्या निकालना है? प्रेरित आवेश निकालना है। प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश, अब जैसे इसका नाम ही है प्रेरित आवेश, तो प्रेरित आवेश बराबर क्या हो जाएगा? प्रेरित धारा, प्रेरित धारा और गोले में समय अंतराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय अंतराल हो जाएगा। अब अभी हम लोगों ने प्रेरित धारा निकाला है। प्रेरित धारा हमको क्या मिला है? एन अपान में आर डेल्टा फाइव बी अपान में मिला है डेल्टा टी, और समय अंतराल भाई डेल्टा टी ही होगा। जो कटने वाला हो उसको क्या करिए? काट दीजिए, या ये दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद में फिर हमको क्या मिलेगा? एन डेल्टा फाइव बी अपान में क्या हो जाएगा? आर। अब ये हमारा हो जाएगा प्रेरित आवेश। क्या हो जाएगा? कुंडली का प्रेरित आवेश हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने ऐसी कुंडली जिसमें तार के एन फेरे हो, उसके लिए विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश का परिकलन कर लिया, जो कि हमारे लिए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कि मिलता हुआ भी दिखाई दे, बट एक छोटा सा टॉपिक है, उसको क्लियर करते हुए चलते हैं। क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक ब्रैकेट में तार लिख लीजिए के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित
विद्युत वाहक बल। हेडिंग बहुत बड़ी है भाई, इस पे आप लोग मत जाइएगा, अभी हम इसको बहुत छोटा करवा देंगे। ये अगर हेडिंग इसकी बहुत बड़ी है तो इस पे आप लोग मत जाइएगा, इसको हम बहुत छोटा करवा देंगे। कैसे करवा देंगे, पहले थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये मान लेंगे कोई सीधा धारावाही चालक है, तार है, जिसपे क्या हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल लग रहा है। क्या लग रहा है भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल लग रहा है। अब जब प्रेरित विद्युत वाहक बल लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा, इस पे दो बल कार्य करेंगे। कितने बल कार्य करेंगे, दो बल। एक होगा Fm, एक होगा Fe। Fm Fe, इस पे दो बल कार्य करेंगे। यही दोनों अगर हम लोग निकाल ले जाए तो फिर हमारा एक्सप्रेशन आसानी से हो जाएगा। इसके चारों ओर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ये है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है और जो क्या है, एक समान है। इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है वो यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म है, जिसकी दिशा कुछ ऐसी है। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में इस पे ये जिस वेग से गतिमान है वो कौन सा वेग है, बी है। वो कौन सा वेग है, बी है। तो इतना चीज आपको कुछ लिखना होगा कि हाँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक है जिस पर जो क्या कहते हैं, स्मॉल बी वेग से गतिमान है, जिस पर विभवांतर जो है इतना लग रहा है, ऐसे ऐसे करके आपको लिखना होगा। चालक की लंबाई स्मॉल यल है, वगैरह वगैरह कुछ। थ्योरी पे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो आप थ्योरी कुछ अपने मन से भी जनरेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने डेरिवेशन बहुतायत मात्रा में कर लिया है। अब यहाँ पे सीधे हम आते हैं कि एफएम और एफई क्या है। बात करते हैं एफएम की। किसकी बात करते हैं, एफएम की बात करते हैं। तो यहाँ एफएम का मतलब ये नहीं कि जो बाजा रेडियो होता है। पहले जब किसी फोन नहीं था, फोन के ज़माने में या टेलीविज़न सबके घरों पे नहीं होता था, तो लोग रेडियो सुनते थे। तो रेडियो पे एफएम आता था। क्या आता था, एफएम आता था, जिसमें तरह तरह के गाने बजते थे, लोग सुनते थे। यहाँ एफएम का मतलब है फोर्स और एम का मतलब है मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फोर्स है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको निकालना है लॉरेंज बल। कौन सा बल निकालना है, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल के लिए जो एक्सप्रेशन हम लोगों को मिलता था, क्यू बी बी साइन थीटा मिलता था। क्या मिलता था, क्यू बी बी साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये है रेखीय सीधे चालक। तो सीधा चालक जब ऐसे गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से इसके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो एफएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी बी। ठीक है, अब जब इसमें चालक गति कर रहा है, क्या कर रहा है, चालक गति कर रहा है, तो गति करने के कारण जो इसका एफ ही होगा, एफ ही क्या हो जाएगा, अगर इस पे क्यू आवेश गति कर रहा है तो ये क्यू ही हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, यानी क्यू बी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। अब जो कटने वाला हो काट दीजिए, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। हमको बच के मिलेगा क्या, बच के मिलेगा बी बी इज इक्वल टू ई। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 और लिखेंगे यदि चालक के सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों का विभवांतर बी तथा लंबाई यल हो, लंबाई स्मॉल यल हो, तो क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा ये बी अपान यल, इसको मान लेंगे 4 और फिर लिखेंगे 3 थर्ड व 4 से ये क्या हो गया, बी अपान यल इज इक्वल टू मिल जाएगा बी बी मिल जाएगा, स्मॉल बी, और बॉय वाला कैपिटल भी मिल जाएगा। यहाँ एक लाइन ये लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हमको क्या मिला, बी अपान यल इज इक्वल टू बी बी, तो यहाँ से ई वाला बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, बॉय वाला बी, और यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। यानी कि
यहाँ पे जो बी है इसी को कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अगर कोई चालक गतिमान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल v वेग से, जिसकी लंबाई स्मॉल l है, तो उसके लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल के आएगा वो क्या निकल करके आएगा? BBL करके आएगा। क्या आएगा? BBL करके निकल के आएगा। और ये हमारा जो B लिखा हुआ है, यही B हमारा क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यही B हमारा हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हमको क्या मिलेगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या मिलेगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये जो नियम है, इस नियम के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। सबसे पहली चीज तो हम ये लोग जाने कि इस नियम के द्वारा हम ज्ञात क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, इस नियम के द्वारा हम लोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली लाइन हम लोग लिख लेते हैं, इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक, ये नियम क्या है? इसमें ये कहते हैं कि हम अपने दाहिने हाथ की अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर लंबवत हो। ठीक है, ऐसे इन तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। ये कह रहे हैं अगर ये पास वाली अंगुली यानी पहली वाली अंगुली जो है अंगूठे के पास वाली अंगुली, ये क्या करे भाई? ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठा चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो बीच वाली उंगली होगी यानी ये वाली जो दूसरी वाली उंगली होगी, ये क्या करेगी? प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी? प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। थ्योरी कैसे लिखेंगे? एक लाइन में लिख लेते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास की दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। तथा यदि, यहां से कलर चेंज कर लेंगे, यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो,
अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, चालक की गति की दिशा में हो, गति की दिशा में हो तो दूसरी उंगली मतलब ये वाली उंगली, दूसरी उंगली प्रेरित धारा की दिशा में होगी, प्रेरित धारा की दिशा में होगी, दूसरी उंगली की दिशा में होगी, प्रेरित धारा की दिशा में होगी। ये हमको बताता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या बताता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कि यदि हम अपने तीनों उंगलियों को दाएं हाथ की इस प्रकार से फैलाएं कि ये वाला चालक की गति की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो ये किस दिशा में हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया प्रेरित धारा की दिशा में। किसकी दिशा में हो जाएगा? प्रेरित धारा की दिशा में। अगर हम ऐसे बनाना चाहें, ऐसे बनाना चाहें तो ध्यान से देखिएगा। वैसे तो हम कभी फोटो बनाते नहीं हैं, बट कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए हमारा अंगूठा हो गया, और ये हो गई एक उंगली, और ये हो गई दूसरी उंगली, ठीक है। ऐसे ये हमारा हाथ है जो 3 उंगली बन गई भाई, तो ये बचेगा। इसके बाद ये तो बचा हुआ है, ऐसे करके तो ये 3D पिक्चर है, सीधा बना नहीं सकते हैं। ये मान लीजिए अंगूठा है, और ये किस दिशा में है? चालक की गति की दिशा में, चालक की गति की दिशा में। और ये किस दिशा में है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो ये वाला किस में होगा भैया? ये वाला हो जाएगा प्रेरित धारा की दिशा में, प्रेरित धारा की दिशा में हो जाएगा, ठीक। ये इतना आपको याद रखना है। फोटो थोड़ा समझ लीजिएगा, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि फोटो के मामले में हम थोड़ा कच्चे हैं। फोटो के मामले में हम थोड़ा क्या है भाई? कच्चे हैं, हमसे उतना क्लियर नहीं बन पाता है। आपको समझाने के लिए बता दिए थे बस। अब चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या बता रहा है भाई? नेक्स्ट टॉपिक में हमको मिलेगा स्वप्रेरण। नेक्स्ट टॉपिक पर हमको क्या मिलेगा? स्वप्रेरण मिलेगा। स्वप्रेरण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। स्व माने अपने आप, प्रेरण माने प्रेरणा लेना। मीन्स अगर किसी कुंडली में अपने आप, यानी उस कुंडली में हम कोई एक्सटर्नल चीज लेकर के ना आए, या कोई दूसरी कुंडली उसके पास लेकर के ना आए, उसी कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही थी, उसी कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र था, उसी कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स था, इसी की वजह से उसमें कोई प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? स्वप्रेरण कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे भाई? एक लाइन की परिभाषा है, लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना कि वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा का मान परिवर्तित करने पर
धारा का मान परिवर्तित करने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है कामा स्वाप्रेरण कहते हैं। स्वाप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्वाप्रेरण कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? स्वाप्रेरण कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये एक छोटा सा फिगर आपको बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है, इसे बैटरी से जोड़ा गया है। ये कोई कुंडली है, ये कोई क्या है? कोई कुंडली है। जब धारा का मान बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे? धारा का मान बढ़ाने पर धारा में परिवर्तन दो ये तरीके से होगा भाई, या तो बढ़ा दो या तो घटा दो। धारा का मान बढ़ाने पर जब बढ़ा देंगे तो जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो किस तरफ हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा। धारा भाई इसमें जो है, एक सेकेंड, धारा ऐसे जाएगी और फिर ऐसे चली जाएगी, यानी धारा की दिशा इधर की ओर होगी। तो जब धारा का मान हम इसमें बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा की दिशा ठीक इसके विपरीत हो जाएगी। ये हो जाएगी प्रेरित धारा। क्या हो जाएगी? प्रेरित धारा हो जाएगी स्वाप्रेरण। अगर यही चीज हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा, कोई धारा नियंत्रक लगाए ऐसे, ये लगा दिए, ध्यान से सुन, धारा नियंत्रक लगाए, धारा तो भाई ऐसे ही जा रही है, ऐसे आ रही है। धारा का मान घटा दिए, क्या किए? धारा का मान घटाने पर जब हम धारा का मान घटा देंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा? जो हमारी प्रेरित धारा होगी अब इस दिशा में बहेगी, यानी कि ये धारा के मान के घटने का विरोध करेगी। प्रेरित धारा की दिशा इधर हो जाएगी, ये कहेगी नहीं जो मान है वही रहे। इधर जब बढ़ रहा तो विपरीत दिशा में आ गई, कि मीन्स धारा का मान बढ़ने ना पाए। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वाप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाप्रेरण कहते हैं। इसमें एक्चुअल में होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। स्वाप्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, एक चीज और, एक लाइन लिखेंगे,
चोक कुंडली का आप लोगों ने नाम सुना होगा। चोक कुंडली स्वप्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? जो चोक कुंडली होती है वह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अब इसी हाथों एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, इसको भी देख लेते हैं। क्या है भाई? स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। जब भाई स्वप्रेरण होगा तो इसका कोई गुणांक भी निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? कोई गुणांक भी निकल करके आएगा। इसके लिए हम मानेंगे क्या? कुछ मान लेंगे फिर डिराइव करेंगे। माना कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हैं। कुंडली में तार के क्या हैं? कैपिटल N फेरे हैं। तथा कुंडली में स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi b हो तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या ये संख्या क्या हो जाएगी? n phi b हो जाएगी। n phi b होगी। ग्रंथिकाओं का मतलब ये हो गया कि इस कुंडली से जुड़ा हुआ टोटल जो है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? n phi b हो जाएगा। इतना आपको लैंग्वेज लिखना है। अब इतना जैसे आपने लैंग्वेज लिख लिया, फिर आप करेंगे क्या? इसमें लिखेंगे कि ये जो संख्या होती है, यानी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है, कुंडली में प्रवाहित धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि सिंस फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः क्या हो जाएगा भाई? ये जो हमें मिला क्या? n phi b, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। n phi b किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? I के हो जाएगा। यहाँ पे इसको जब हम हटाएंगे n phi b इज इक्वल टू हो जाएगा L I। क्या हो जाएगा? L I हो जाएगा, जहाँ L एक
नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे जब हमको जो एक कांस्टेंट मिला परपोजिशन हटाने के बाद में यल, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारी कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा। इसको अगर हम 1 माने तो समीकरण 1 से हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यल इज इक्वल टू हो जाएगा n फाई बी अपान में आई हो जाएगा। समीकरण 1 से यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फाई बी अपान में आई हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान सकते हैं भाई, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब यहां से इसकी हम परिभाषा अगर लिखें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यल की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो तो यल बराबर क्या हो जाएगा, n फाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यल फाई बी हो जाएगा। अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। कहने का मतलब हो गया, जो ये हमको स्वप्रेरण गुणांक मिला ये किसके इक्वल हो गया, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो तो L इज इक्वल टू n फाई बी होगा, जिसको हम लोग फ्लक्स ग्रंथिका कह रहे थे। तो इन सिंपल पे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व किसके इक्वल होता है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है यदि कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी कि यदि कुंडली में स्मॉल I धारा जो है वो 1 एम्पियर हो, कितना हो, 1 एम्पियर हो। ध्यान से देखेंगे इसमें एक चीज और, क्या देखेंगे, यदि कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई हो तो, अब जब स्मॉल ई होगा तो स्मॉल ई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं बिट नेगेटिव n। अब ये क्या होता है, डेल्टा फाई बी अपान में क्या होता है, डेल्टा टी। ओवरऑल इसको हम लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ n फाई बी और अपान में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये n फाई बी क्या हो जाएगा भाई, n फाई बी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देख लीजिए,
एन फाइव बी क्या हो जाएगा, यल आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से यल आई हो जाएगा। तो इसको हम पुट कर देंगे, ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा यल आई अपान में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ से ये यल बाहर हो जाएगा माइनस यल, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। कुल मिलाकर के यल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, विथ नेगेटिव ई अपान डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी। ये हमको क्या मिल जाएगा, यह कहने का मतलब कि अगर हम स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के टर्म में फाइंड करें तो जो स्वप्रेरण गुणांक होगा, अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन से उत्पन्न होता है, एकांक धारा परिवर्तन से उत्पन्न होता है। एक परिभाषा आप स्वप्रेरण गुणांक की यह भी बता सकते हैं। ये परिभाषा हमको मिली कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर ये डेल्टा आई अपान डेल्टा टी जो ये दिया हुआ है, इसको हम क्या मान लें, 1 मान लें, तो हमको यल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, यल इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस में ई। और माइनस सिर्फ हमको ये दर्शाता है कि जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, ऐसी होगी कि ये उस कण का विरोध करेगा जिससे उत्पन्न होगा। अब हम करेंगे क्या, ये जो हमारा यल है इसका हम यूनिट देखेंगे। यल का क्या देखेंगे, यूनिट, यल का मात्रक। यल का मात्रक, ध्यान से देखिएगा यल का मात्रक कैसे निकालेंगे, बहुत इजी वे में। अभी हम लोगों ने लिखा यल बराबर होगा ई, यल बराबर क्या होगा ई, अब अपान में डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी हो जाएगा। तो यल इसका मात्रक हो गया वोल्ट, इसका मात्रक क्या हो गया वोल्ट, आई का मात्रक हो गया एम्पियर, बटे में हो गया सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा। यल इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्ट सेकंड प्रति में एम्पियर, और ओवर आर इस यल को जब ये वोल्ट सेकंड एम्पियर पर सेकंड आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं हेनरी। क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी। इन इतनी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी। तो यल का जो मात्रक होगा, यल का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। अब हेनरी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बीमा आप लोग निकाल लीजिएगा, वोल्ट की बीमा लिखेंगे, सेकंड की बीमा लिखेंगे, एम्पियर की बीमा लिखेंगे, तो आपको बीमा मिल जाएगी। इसकी जो बीमा होगी ये होगी ml2 t-2 a-2, यल की जो बीमा होगी। अच्छा, अगर बीमा नहीं निकाल पा रहे हैं तो यल की बीमा आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा। कैसे, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बीमा निकालना बता ही देते हैं। यल की बीमा ध्यान से देखिएगा। अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यन फाइव बी इज इक्वल टू होता है यल आई। तो यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यन फाइव बी अपान में आई। यन एक नंबर है, नंबर की कोई बीमा होती नहीं है। फाइव बी की बीमा हम लोगों ने निकाला था, ये होता है ml2 t-2 a-1 होता है। और नीचे बता आई की बीमा होती है, ये ए ऊपर चला जाएगा। तो यल की जो बीमा है वो क्या हो जाएगी, यल की बीमा बराबर हो जाएगी कैपिटल में ml2 t-2 और a-2 हो जाएगी। ये हो गई इसकी बीमा।
हाँ, तो ये था स्वप्रेरण गुणांक। क्या था? स्वप्रेरण गुणांक, जिसका हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, स्वप्रेरण किसे कहते हैं वो पढ़ा, इसकी दो डिफिनेशन पढ़ी, न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है वह भी पढ़ी, इसका मात्रक एवं भीमा निकाले। अब इसके बाद में स्वप्रेरण से संबंधित 1-2 डेरिवेशन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का वो आएगा अन्योन प्रेरण। तो इसको हम लोग अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।